नमस्कार, जागो मगध की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम उनसे बात करने वाले हैं जो राजनीतिक में विशेष तौर पर अपना बहुत ही बड़ा योगदान कर सकते हैं। एक जाने माने चेहरे हैं। बिहार में आपको पता है कि चुनाव जो है अपनी चरम सीमा पर है। चारों ओर चुनाव का ही माहौल बना हुआ है। ऐसे में हम एक खास व्यक्ति से आज बातचीत में आपसे मिलवाना चाहते हैं। पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप किस पार्टी से हैं? मैं जागो मगध चैनल को मैं नमस्कार करता हूं, इसलिए कि यह मगध का धरती है और ऐसा आपने नाम रखा है कि जो पिछड़ापन जो मगध का है जिसको आपने उजागर करने का एक काम किया है, इसलिए मैं जागो चैनल को मैं नमस्कार वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय, आपका नाम क्या, किस पार्टी से हैं? मैं विभूति नारायण सिंह और ग्राम मेला बेलाडीह, प्रखंड बेलागंज, जिला गया का मैं निवासी हूं। और मैं छात्र जीवन से ही मैं जनता की सेवा में 1974 का आंदोलन हो या गांव का समस्या हो, बिजली समस्या हो, विद्यार्थियों का समस्या हो, किसान का सिंचाई का समस्या हो, इसके लिए मैं संघर्षरत रहा हूं। और आज मैं भी खुश हूं कि मेरे कर्तव्य और निष्ठा को देखकर मुझे पार्टी ने बेलागंज से उम्मीदवार बनाया है और मेरा पार्टी का नाम है राष्ट्रीय सर्वोदय दल। अभी आप बेलागंज से हैं। तो बेलागंज आपका घर हुआ? मैं बेलागंज के अस्थाई निवासी हूँ और बेलागंज में बेला बाजार के बगल में बेलाडीह ग्राम है, वहीं का मैं निवासी हूँ। तो बेलागंज एक ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे कार्य जो सरकार के द्वारा की जानी है, शायद वह हुई है या नहीं भी, कुछ नहीं भी हुई है। उन मुद्दों पर आप क्या बात करना चाहेंगे? बेलागंज क्षेत्र है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसानों का यह यहाँ पर निवासी हैं। 80% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं और वही उनका जीविका का साधन है। लेकिन जिस समय देश गुलाम था उस समय के दिए हुए सारे किसानों के साधन, आहर हो, पोखर हो, तालाब हो, पैन हो, जिसको वर्तमान सरकार ने और पिछली सरकार ने बर्बाद कर दिए गए। केवल उड़ाही के नाम पर पैसे का निकासी होता है। आज हमारे क्षेत्र में देखिए ना, 2 गो बेलागंज की धरती को चीरती हुई नदियां बहती है। एक है फल्गु नदी और एक है जमुने नदी। जो राज के टाइम ने पैन बना था, उस पैन को आज वर्तमान सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। न जमुने पैन से जो पैन निकला है उससे किसानों का खेती का पटवन होता है, न फल्गु नदी से दसियन पैन है, बेलागंज पैन है, बेला रामपुर पैन है। सारे के सारे आप जा करके स्थल निरीक्षण कीजिएगा तो देखिएगा एक बूंद फल्गु के पानी बेलागंज के किसानों को नसीब नहीं होता है। दातपुर ऐसा गांव, बिंदासपुर ऐसा गांव में पैन से, हमारे गांव नदी से 8 किलोमीटर दूरी पर है बसा हुआ, और रामपुर जहानाबाद जिला में बेलागंज का पैन सिंचाई का साधन करता था, जिसको आज बर्बाद कर दिया गया है। आज हमारे बीच में देखिए ना, एक वर्तमान विधायक और एक पूर्व विधायक, इन्हीं दोनों का शासन लालू और नीतीश बाबू का रहा है। आज 35 साल बेलागंज वीरान है। अब वीरानी होने का कारण है कि स्थानीय वहाँ के लोग आज तक जो पार्टी लोग हैं महत्व नहीं देते हैं और बाहरी ला करके बेलागंज के धरती पर, बेलागंज के मतदाताओं पर पटक देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्थानीय लोगों को अगर मौका दिया जाए, अगर स्थानीय लोग अगर उसमें काम करेंगे, क्योंकि वो पूरे स्तर पर सब चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, वहाँ की हर एक बात को समझ पा रहे हैं, तो अगर वो चीज़ें पॉसिबल हो तो वो चीज़ें विकास देखी जा सकती है। तो अभी फिलहाल वहाँ पर कुछ उस प्रकार से काम नहीं किया गया है। नहीं, आज 34 साल और 6 महीना में जो कार्य पानी की तरह सरकार पैसा बहा रहा है, मैं शिक्षा की तरफ ले जाता हूँ।
शिक्षा की तरफ नीतीश बाबू ढोल पीटते हैं कि मैंने यह किया, और लालू जी तो शिक्षा को बर्बाद ही कर दिए थे। चरवाहा विद्यालय बना दिए थे, किसी कृषि वाला जो फार्म था उसको चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय बनवा दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ एक शेड्यूल कास्ट के लिए एक छात्रावास बना है, और वह एकदम मेन जगह है जो काली माई का दर्शन करने हर लोग जाते हैं। जिस रोड से रामेश्वर विद्यालय के बगल में छात्रावास बना हुआ है। लेकिन आज 20 साल पब्लिक के गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर दिया गया, उस पर खर्च किया गया है छात्रावास के नाम पर। लेकिन एक भी छात्र आज तक उसमें नहीं रह सके और नहीं शिक्षा ग्रहण उस छात्रावास से किए हैं। तो यह सरकार की विडंबना है, और यह हमारे जनप्रतिनिधि जो है उनके भी विडंबना है कि इसकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा सके। मैं तो इसकी आवाज बराबर पहुंचाते रहता हूं, जिसका उदाहरण देता हूं। बेलागंज में बिजली 1985 के पहले, कुछ पहले बेलागंज में बिजली के पोल थे, सारे देहातों में भी पोल थे, लेकिन बिजली आता नहीं था। चोरों के द्वारा तार काट दिया गया, या बिजली सप्लाई होवे नहीं करता था। यह लोगों में चूहा, और हमको भी यह समस्या लगा कि नहीं, मैं इस क्षेत्र का हूँ। उस समय मेरा उम्र भी कम था, 85 का टाइम है। तो मैंने एक किसानों का एक संगठन बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाया, और मैंने लगातार 6 वर्षों तक इस लड़ाई को जीवित रखा, बिजली आंदोलन को जीवित रखा। आंदोलन के द्वारा, रोड जाम के द्वारा गूंगी और बहरी अंधी सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंचाने के लिए रोड जाम किया, ब्लॉक जाम किया, और तब जाके मेरे यहाँ के भी आज इस दुनिया में नहीं है। मनोज शर्मा इंजीनियर थे, दक्षिण बिहार के पावर ग्रिड का देखते थे, और एक हमारे यहाँ के भी इंजीनियर थे, चौधरी जी थे। वही दोनों का सार्थक प्रयास, अब मेरा मांग, अब मेरा जनता के सहयोग आंदोलन का ही देन है कि बेलागंज में ग्रिड का आज निर्माण हुआ। उस समय में लोग कहते थे कि छोटा कस्बा है, यहाँ पर ही कैसे ग्रिड बन जाएगा। मैंने कहा कि ग्रिड बन के रहेगा, और स्वर्गीय जितेंद्र बाबू, वैदेही बाबू, शंभू बाबू पूर्व विधायक, इन लोग का पूरा इसमें सहयोग था। आवाज चमकता हुआ बेलागंज में ग्रिड है। तो जैसे कि ग्रिड बन जाने से लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। हाँ, अब कोई भी चीजें बनती है तो लोगों को रोजगार में बहुत ही सहायक होता है। एक और बात, कहा जाता है कि शिक्षा इम्पोर्टेंट है, सबको पता है शिक्षा इम्पोर्टेंट है। क्या नेताओं को शिक्षित होना जरूरी है? यह बहुत ही आप मार्केबल बात बतलाए हैं कि नेताजी बिजुन फाइल जागा, नेताजी पढ़े लिखे है ये नहीं है, तो क्या चीज पर वो दस्तखत अधिकारी करवा लेते हैं। आज उसी का नतीजा है कि मेरा देश आज भुक्तभोगी है। अफसरशाही चरम सीमा पर आज बोल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बिहार के अंदर में है। 35 साल के शासन खाली जातिवाद, अगड़ा पिछड़ा बनाम कर करके ये लालू जी और नीतीश जी राज किए। लेकिन जमीनी जो सबके हित में होना चाहिए, हर समाज, हर तबका, लेकिन ये लोग तो लड़ाई लड़ते हैं जात और धर्म के नाम पर, पिछड़ा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के नाम पर। मैं जानना चाहता हूं कि जो सीट आज रामविलास जी का जो सीट है वह जर्नल में लड़ने लायक थे, वो गरीब हैं। हमारे स्थानीय सांसद यह रिजर्वेशन से लड़ते हैं, इनका आर्थिक स्थिति देखिए, ये गरीब हैं। जो जर्नल से लड़ते हैं या शेड्यूल कास्ट के जो कोटा मिलता है उससे लड़ते हैं। अशोक चौधरी का इनको लड़ना चाहिए था, इन लोग को आना चाहिए था, जर्नल में लड़ना चाहिए था। इन्होंने इन लोग की प्रायोरिटी जर्नल से भी बहुत काफी, हम तो कास्ट के अकॉर्डिंग लड़ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जात के नाम पर लड़ेंगे कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं, हमको वोट दो। शेड्यूल कास्ट के लोग हकमारी कर रहे हैं। जाना चाहिए था गरीबों को, पढ़े लिखे बहुत से हैं शेड्यूल कास्ट में, इनसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहे जो अभी जनप्रतिनिधि हैं उनसे।
अच्छा, एक और, जैसे अभी भी बिहार की अगर बात कर लें तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो हम बहुत ही चर्चित नाम बता देते हैं। तेजस्वी यादव, लोग कहते हैं कि वो 9वीं फेल है, तो अब वो आरजेडी के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री के रूप में वो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे वो संभाल पाएंगे हमारे बिहार को? नहीं, यह संभव चीज है। पढ़े लिखे ही नया प्रोजेक्ट बनेगा तो उनको ज्ञान कहां से आवेगा? अपना तजुर्बा बतलावेंगे कैसे? ये तो दूसरे के तजुर्बा पर राज करना चाहते हैं। आईएएस और आईपीएस लोग जो प्रोजेक्ट बना के देगा, इनको तो जानकारी नहीं है। ये उनकी पढ़ेंगे, एक लाइन है ये नहीं बुझाएगा इनको, है ये नहीं। लेकिन मैं इनके बारे में पढ़ाई पर उतना टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कहा कि इनका शिक्षा मैंने देखा नहीं, लेकिन पेपर से मैं जान रहा हूं कि पढ़े लिखे नहीं है। यानी कि किसी भी नेता को शिक्षित होना चाहिए, उन्हें नॉलेज होना चाहिए, एकदम जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई सर? मेरी शिक्षा स्नातक है। अच्छा, किस विषय से लेकर? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। हाँ। तो आप अपने इलाके में बताइए कि वहाँ का शिक्षा स्तर किस हद तक अभी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? नहीं, सरकार के तरफ से शिक्षा स्तर कुछ भी नहीं बढ़ा है। जो गुलाबचंद बाबू ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में कई एक स्कूल का हमारे यहाँ के थे निवासी, उन्होंने बनाए, उन्हीं का आज विद्यालय बनाया हुआ है। रामेश्वर राव अभी जिंदा है, मुखिया हैं, उन्हीं का बनाया है एक विद्यालय है। इसी तरह से हमारे यहाँ 8 विद्यालय बने हैं। लेकिन सरकार में तो हाई स्कूल हैं, लेकिन सरकार ने तो अभी तक कोई अपने तरफ से निर्माण नहीं किए। एक कॉलेज भी है, वह जहानाबाद के एक थे, महाबोधि कॉलेज है, उन्होंने निर्माण किया। लेकिन हमारे कृष्ण बाबू के नाम पर जो महाविद्यालय कॉलेज का निर्माण किया गया था, जिसको बेलागंज के ही स्थानीय लोगों ने चाट गए। अच्छा, हाँ, चाट गए। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहे कि मैं तो उस समय में बहुत छोटा था, लेकिन जानकारी है कि किन लोगों ने चाट गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप एक काफी पुराने नेता हैं और काफी लंबे समय से हमारे बिहार में अनेकों आंदोलन होते आ रहे हैं। एक बहुत ही प्रमुख आंदोलन है हमारा जयप्रकाश आंदोलन। क्या आपकी भूमिका उसमें रही है? देखिए, मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और आजीवन उन्होंने कांग्रेस में रहे, और घर का भी अच्छा सुखी संपन्न। हमारे पिताजी 75-85 बीघा के काश्तकार थे, लेकिन समाज सेवा होता था। उस समय में मेरा पिताजी राजनीति में ही अपनी सारी दौलत को, एक तरह से जिस रूप में उसको लीजिए, और सारी दौलत को उन्होंने समाज सेवा में लगा दिए, और अपने बच्चों पर वह ध्यान नहीं देते थे। जो भी हमारे घर में आते थे, एक स्कूल उन्होंने, जिस समय में स्कूल सरकार नहीं बनाया था, उस टाइम में भी मेरे दरवाजा पर 40 साल तक एक शिक्षक हमारे पिताजी ने रख दिए, जो 40 साल तक पूरे पंचायत के इलाका के बच्चों को पढ़ाई लिखाई हमारे दरवाजा से होता था। अमर बीघा जादव जी का गांव है, पूरे बंसी बीघा अल्पसंख्यकों को गांव है, पिछड़ों का गांव है। हसनपुर अल्पसंख्यकों का गांव है, पिछड़ों का गांव है। लेकिन मेरे दरवाजा पर ही पढ़ते थे लोग। आज के 50 साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय में स्कूल लोग जान में नहीं करते थे, चिट्ठी भी लोग दूसरे जगह पढ़ाने जाते थे। लेकिन उस समय में भी मेरे घर से शिक्षा का अलग जगह, और मैंने अपने पिताजी का ही अनुकरण किया हूँ कि मैंने भी एक विद्यालय बेलागंज में संस्कृत विद्यालय खोला था, जिसमें लगातार अपने साथियों के सहयोग से बिना फीस का 6 साल तक यह विद्यालय चलाया, निःशुल्क। जिस समय में मेरे यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, मेरे गांव के ही एक स्कूल खोले थे जो फीस पर अपना चलाते थे, बाल विकास। इसके अलावे दूसरा निर्माण मेरा ही किया हुआ था, जहां पड़ी फीस बच्चों को नहीं लगता था। किसी भी जातीय धर्म कास्ट के लोग आवे, वहां पड़ी बिना फीस के विद्यालय चलता था। और लगभग मैं कहता हूं कि 300 विद्यार्थी
मेरे विद्यालय में थे। कौन से क्लास तक था? 5वां क्लास तक था। मतलब मध्य विद्यालय के रूप में? नहीं, मध्य विद्यालय नहीं, मध्य विद्यालय 7वां का बोला 7वां तक का बोलते हैं। अच्छा, हाँ। और सरकारी जो बगल में एक टिरमा स्कूल करके नाम करके जाना जाता है, उस समय में वहां के विद्यार्थी भाग के वहां से कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता, मेरे विद्यालय में आके सब दाखिला लिए और मैंने निःशुल्क 6 साल तक शिक्षा को अलग जगाने का काम किया, जिसे बहुत लोग प्रभावित हुए और शिक्षा के प्रति जागृत हुए। अच्छा, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी मेन इसका उद्देश्य क्या है? आपके पार्टी का क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सर्वांगीण विकास करना है, सबों को देखना है। तो ये तो बात वही हो गई कि बिहारी फर्स्ट, वही वाली बात है। नहीं, बिहारी फर्स्ट की माने क्या है, कुछ नहीं समझ में। बिहारी फर्स्ट जपित रहो माला। अरे बिहारी फर्स्ट के लिए पिताजी भी थे, आप भी हैं, कुछ कीजिए तब ना कि कह देने से हम बिहारी फर्स्ट हो जाएंगे। हमारे लिए क्या उद्योग आप लगाएं? अरे कहने से नहीं, करने से काम होगा। करने से होगा। इन लोगों को केवल के जब इलेक्शन आवेगा तब कथनी होगा, करनी नहीं है। ऐसे इलेक्शन में तो सब एक्टिव दिखते हैं, कुछ ना अपन ऐसा हर चीज को देख लीजिए, चाहे वह अलग अलग पार्टी के हो गए, आरजेडी के हो गए, बीजेपी के लोग हो गए, जेडीयू के लोग हो गए, हर पार्टी अभी एक्टिव दिख रही है आपको। आपकी पार्टी अभी क्या कार्य कर रही है? मेरी पार्टी देखिए, हिंदुस्तान में गो धर्म है, गौ सेवा। आज देखिए, किसी हमारे दरवाजे पर 12 बैल गाय भैंस रहते थे, आज जाइएगा तो एक भी बैल और गाय आपको नहीं मिलेगा। गाय का दूध पहले लोग गांव में मिल जाता था, आप गाय का दूध भैंस का दूध बाजार से लाना पड़ता है, इंतजारी करना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। जिसको जो मिट चुका है, जो इस सरकार का गलत नीति के कारण मिट गया है, जिसे हम पुनर्जीवित करेंगे, गोपालन को बढ़ावा देंगे ताकि हमारा खेत उन्नत हो। तो बेलागंज के लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अपनी लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सारा आपने अभी तक बाहरी लोगों का ही अपना मत देकर, अपनी ताकत देकर विधानसभा में भेजने का काम किया है, लेकिन आपका ताकत का दुरुपयोग ही हुआ है। आप अपने बेटा, अपने बच्चा विभूति नारायण सिंह को 12 नंबर क्रमांक पर खाने का थाली पर आप अपनी ताकत लगावे, मुहर लगावे, बटन दबावे, ताकि आपका भविष्य, आपका बेटा आपका निखार करेगा। न बेलागंज पिछड़ा हुआ आज है आज़ादी के बाद से। मैं पूछना चाहता हूं कि बेलागंज के जो प्रतिनिधित्व किए हैं, यहां से संसद तक बेलागंज के ही प्रतिनिधित्व किए हैं चुनने वाले विधायक जी, क्या दिए हैं? अपना बतलावे कि मैंने बेलागंज को लालू जी और नीतीश जी के राज में फलना चीज दिया हूं। रोड और सड़क या तो केंद्र सरकार का देन है, रोड और सड़क केंद्र सरकार का देन है। आज 90% केंद्र सरकार दे रहे। मैं मोदी जी को नमन करता हूं और उनकी सरकार को भी नमन करता हूं कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बिखेरने का काम किया है। लेकिन बिहार में आज क्षेत्रीय पार्टियों का राज चल रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों का विनाश होना चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी का उदय होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा विकसित बिहार बनेगा और देश बनेगा। आप मोदी जी को पसंद करते हैं? मोदी जी का कार्य को मैं पसंद करता हूं। आदमी में कोई गुण नहीं है, उनके कार्य शैली को देखिए। 3 तलाक कितना सुंदर चीज है जो समाप्त कर दिए। एक कांग्रेसिया लोग को था ही मत। 370 धारा कश्मीर में जो हम बिहारी हुआ नहीं बच सकते थे, लेकिन आज मोदी जी का दिन है कि ताल ठोक करके आज हम बिहारी कश्मीर में भी जाके बस सकते हैं। विभूति जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार आएगी बिहार में? देखिए, सरकार तो चुनती है जीते हुए विधायक, और आप जानते हैं पत्रकार जी कि जब सरकार बनने के लिए होती है तो किस तरह के खरीद और बिक्री भी चलता है बाजार में। तो अब जौन खरीद बिक्री करने में
माहिर होंगे। हमारे विधायक जी जीत के जाते हैं यहाँ से, और ऊपर में जाके हम मतदाताओं और पब्लिक से थोड़े उन लोग पूछते हैं, अपने क्षेत्रीय मतदाता से, वह तो बिक जाएंगे। अब कहाँ जाके बिकेंगे, किनकी सरकारें बनावेंगे, अब तो यही लोग जानेंगे। यानी पैसे देकर भी बिक जाते हैं वो लोग। हाँ, इसका उदाहरण है, कई को केस चल रहा है अभी। मतलब जीते हैं किसी और पार्टी से और कुछ समय बाद किसी भाव में या किसी तरह से भी अन्य पार्टी में चले जाते हैं। हाँ, किसी भी लोभ में, अपना लोभ में चले जाते हैं। मतदाता के हित में या नहीं जाते हैं, अपनी लोभ ने, जिस पार्टी ने इनको निष्ठापूर्वक टिकट दिया था, उस सिद्धांत को आपने कसम खाया था, उस सिद्धांत को पालन करना चाहिए। लेकिन विधायक लोग जीत के जाते हैं, पालन नहीं करते हैं। अब पालन न करने का कारण है, ऊपर के नेता जी देखिए ना, आज गठबंधन बनाए हुए हैं। एक है महागठबंधन। कहा है भाई, महागठबंधन कहा तू बनेला जनता के हित के लिए। ये लाल झंडा जे सब किसान के खेते प्रति कर डालो, पूरे बिहार को लाल रंजित कर दिया था, रात के नींद हराम कर दिया था। और आज वह दल कहां है? महागठबंधन। पब्लिक के ठग बंधन न करें, महागठबंधन थोड़े है। जाति को लेकर क्या बात है बिहार में? क्या जाति को लेकर भी इलेक्शन जो हो रहे हैं, या मतदान में दिक्कत हो सकती है, या किनको ज्यादा वोट मिल सकते हैं, कम वोट मिल सकते हैं? देखिए, जाति एक ठगने का चीज है, काम के लिए नहीं लोग। लेकिन बिहार ऐसा अभी उतना साक्षर, उतना जाति से अभी लोग बाहर नहीं आए हैं, इसीलिए उनके फेरे में पड़ जाते हैं। देखिए ना, अब यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, क्या हिंदुस्तान से आपको भगाया जाएगा? सब लोग जानते हैं। लेकिन एक इनमें डर बना दिया गया है कि फलना पार्टी आए तो तोरा भगा दे। तो एक गलत मैसेज है। अब हम ही हैं गोरक्षा। आज अल्पसंख्यक लोग में ज्यादा इसका चलता है। तो क्या इसका लाइसेंस है? जो लाइसेंसधारी रहेंगे उनका काम होगा, लेकिन बगैर लाइसेंस के गो को हत्या करना ये तो महाजुर्म है। अब लोग डरावेंगे कि पटिया वाला ऐसे करता हूं, एकदम निरर्थक बात है। मेरी पार्टी गौरक्षा, जिससे अल्पसंख्यक भी दूध मिलता है और ताकतवर होते हैं और हिंदू वर्ग भी होते हैं। मतलब आपका ये है कि हम किसी विशेष जाति पर नहीं काम कर रहे हैं, हम बिहार की जनता पर काम कर रहे हैं। जनता पर काम कर रहे हैं, जनता के लोगों पर। एक लास्ट संदेश आप बिहार की जनता के नाम, अपने बेलागंज के नाम, आप लास्ट संदेश दे दीजिए अच्छे से। मैं बेलागंज के मतदाताओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने बेटा, जो जन्मभूमि बेलागंज है, कर्मभूमि बेलागंज है, इसको 12 नंबर पर अपनी ताकत दे। मतदान के दिन बटन दबाएं 11 तारीख को 12 नंबर पर, और विजयी बनावे। यही में बेलागंज का खुशहाली है। और आप सीना ठोक के कहिएगा कि मैंने विदेशियों पर मुहर नहीं लगा, मैंने अपनी धरती पुत्र विभूति नारायण सिंह को जिताया है, और विधानसभा में मेरी आवाज बनेगा, मेरी समस्या का बुलंदी से वहां पर रखेगा। जिस तरह से मैंने विद्यार्थी जीवन में बेला बजपुरा पेन को खुदाई करवाने के लिए अपनी आवाज, धरना, अनशन, प्रदर्शन किया, बेलागंज में ग्रिड बनाने के लिए मैंने अपने बहुत कीमती समय आंदोलन में लगाया। और जिस तरह से, उस तरह से मेरे बेलागंज के किसान बंधु ने, किसान मजदूर ने हमें साथ दिया। मैं आशा करता हूं कि वही ताकत पुनः मेरे 12 नंबर पर लगा कर दें, और आपका बेटा विधानसभा में आपकी आवाज, आपकी तकलीफ को उजागर करे, जो आज तक नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की और लोगों के लिए बहुत कुछ आपने बताया। बहुत बहुत आभार आपका। ऐसे ही आप देखते रहिए जागो मगध, और मिलेंगे इसी तरह से किसी खास मेहमान के साथ, किसी खास व्यक्ति के साथ, आपकी आवाज लेकर, देश की आवाज लेकर। जय हिंद, जय भारत।